दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है वो कोई सामान्य बैठक नहीं है। दोस्तों, हमने पहले ही आगाह किया था कि इस बैठक के बाद बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है और आज वही होता साफ नजर आ रहा है। और इस बैठक से पहले बीजेपी के अंदर हालात बिल्कुल साफ थे। दो ही गुट काम कर रहे थे। एक गुट था मोदी शाह वाला और दूसरा गुट था योगी आदित्यनाथ वाला। दिल्ली की सत्ता अलग दिशा में चल रही थी और लखनऊ की सत्ता अपनी अलग लाइन पर थी। विधायक भी इन्हीं दो खेमों में बटे हुए थे। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबको पता था कि सत्ता के भीतर खींचतान चल रही है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, तस्वीर बदलने लगी। दोस्तों, अब बीजेपी के अंदर तीसरा मोर्चा खड़ा होता हुआ साफ दिखाई देने लगा है और यही तीसरा मोर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी का कारण बन गया है। बेचैनी दिल्ली में भी है, बेचैनी लखनऊ में भी है। दोस्तों, बेचैनी बाबा के खेमे में भी है। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पार्टी के भीतर संतुलन बिगड़ने लगा। अगर ये बैठक सिर्फ 10-20 विधायकों की होती तो शायद किसी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ संख्या छोटी नहीं है। यहाँ बात हो रही है 40 से 45 विधायकों की, जिसमें एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं। और ये संख्या अपने आप में एक बड़ा सियासी संदेश देती है। अब तक बीजेपी संगठन की तरफ से पंकज चौधरी एक के बाद एक बयान दे रहे थे, कभी नसीहत देने के लहजे में, तो कभी चेतावनी के अंदाज में, तो कभी पार्टी संविधान का हवाला देकर। लेकिन एक बात साफ थी कि ऊपर बैठे लोग इस बैठक से खुश नहीं थे। अब तक ब्राह्मण विधायक जिन्होंने बैठक की थी वो खुद चुप बैठे थे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और उनके समर्थक जरूर मैदान में थे। तो दोस्तों, ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, लेकिन विधायक खुद शांत थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बैकडोर मैनेजमेंट से संभाल लिया जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब खुद बीजेपी का विधायक सामने आ गया है दोस्तों, और उसने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जिस विधायक के घर पर ये बैठक हुई थी, जहां लिट्टी चोखा खाया गया था, जहां कहा गया था कि ये कोई बड़ी बैठक नहीं थी, बस आपसी हालचाल पूछा गया था, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या पढ़ रही है, कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, बस इतनी सी बात थी। थोड़ा बहुत एसआईआर पर चर्चा हो गई, थोड़ा विकास पर बात हो गई, बस यही कहा गया था। लेकिन अब वही विधायक खुलकर सामने आ गया है और उसने सीधे पंकज चौधरी को चुनौती दे डाली है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक पीएन पाठक की। पीएन पाठक के ताजा बयान ने बीजेपी के अंदर सियासी हलचल तेज कर दी है। अब बीजेपी के ही विधायक खुल्लम खुल्ला संगठन को जवाब दे रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष टाइप को चुनौती दी जा रही है और यही वो मोड़ है जहां से मामला संभलने की बजाय और बिगड़ता नजर आ रहा है। अब मसला छोटा नहीं रहा, अब ये सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं है, अब ये सवाल बन गया है पार्टी संविधान का सवाल, दोस्तों नेतृत्व का सवाल, जातीय संतुलन का सवाल, और सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा था कि ये रायता ऐसा है जो फैलता ही जा रहा है और अब ये इतना फैल चुका है कि इसे समेटना आसान नहीं होगा। अलग अलग तरीके से इस नुकसान को कम करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कभी अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बताकर उनकी पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, कभी किसी एक नेता को सामने लाकर कहा जा रहा है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ था। ये सब अखिलेश की देन थी, यानी पूरा फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ब्राह्मण समाज नाराज न हो, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर ब्राह्मण समाज उसके लिए कितना जरूरी है, अगर वो हमसे अलग हुआ तो क्या कुछ कर सकता है। दोस्तों, सवर्ण वोट बैंक बीजेपी की रीढ़ है, ये सब मानते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब पंचायत चुनाव करीब हैं। अब ऐसे में जब पंकज चौधरी ने चेतावनी वाला बयान दिया, कार्रवाई कर दूंगा, पार्टी संविधान है, अनुशासन है, तब से दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये बयान खुद पंकज चौधरी का नहीं था, ये फैसला ऊपर से आया था और ये योगी आदित्यनाथ के कहने पर नहीं था। योगी आदित्यनाथ के कहने पर पंकज चौधरी इस तरह का बयान नहीं देते। ये बयान कहाँ से आया आप समझ गए होंगे दोस्तों, और अब उसी बयान का जवाब पीएन पाठक ने दे दिया है। पीएन पाठक ने अपने बयान की शुरुआत जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा से की और यहीं से संकेत साफ हो जाता है कि ये बयान भावनात्मक भी है और वैचारिक भी। उन्होंने कहा, सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शन
माना गया है, विचारक माना गया है, संतुलित कर्ता माना गया है। और ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक नसीहत है। उन्होंने साफ कहा कि जहाँ ब्राह्मण एकत्रित होता है वहाँ ज्ञान की बात होती है, विवेक की बात होती है, चिंतन का मंथन होता है और जो हिंदू अस्मिता को मजबूत करता है। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मणों का धर्म समाज को जोड़ता है। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि तोड़ना नहीं है हमारा काम। और यही लाइन पंकज चौधरी के बयान पर सीधा पलटवार था, क्योंकि संगठन कह रहा था कि ये बैठक पार्टी संविधान के खिलाफ है, जबकि पीएन पाठक कह रहे हैं कि ये बैठक समाज को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, क्या वाकई बीजेपी के संविधान में ये कुछ लिखा हुआ है कि जातीय बैठक नहीं हो सकती, या जबकि बीजेपी के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है और अल्पसंख्यक मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, फिर ब्राह्मणों की बैठक से दिक्कत क्यों हुई? यही सवाल अब उठ रहा है और यही सवाल बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। इस बैठक के पीछे का एजेंडा क्या था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। एफआईआर इस बैठक का मुख्य मुद्दा नहीं था, मुख्य मुद्दा था ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार। दोस्तों ब्राह्मणों की हत्याएं और सरकार का उस पर रोक। और ये भी चर्चा हुई कि बीजेपी के अंदर एक ऐसा चेहरा खड़ा किया जाए जो ब्राह्मणों का नेतृत्व करे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर बीजेपी वाकई ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरा मानती है, अगर वाकई उन्हें तवज्जो देती है, तो फिर उन्हें इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? लिट्टी चोखा खिलाने के बहाने भी नहीं। दोस्तों अगर यही सवाल अब बीजेपी के अंदर खटक रहा है दोस्तों, और केशव प्रसाद मौर्य पहले ही ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद से दूरी बनाकर अपनी अलग लाइन खींच चुके हैं। दोस्तों ब्रजेश पाठक चुप है, संशय में, और अब ब्राह्मण विधायक खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह चुके हैं कि ऐसी बैठक में कोई गलत बात नहीं है, हम सब ने ऐसी बैठकें की हैं, ठाकरों की बैठक भी हुई है, उसमें गलत क्या है, बातचीत करने में दिक्कत क्या है? अब पंकज चौधरी फंस चुके हैं, क्योंकि चेहरा उन्हीं का था, बयान उन्हीं का था, और अब जवाब बीजेपी के ही विधायक दे रहे हैं। पीएन पाठक ने शुरुआत कर दी है, लेकिन पार्टी के अंदर ही चर्चा है कि एक एक करके बाकी विधायक भी सामने आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कला खुलकर सड़क पर आ जाएगी। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिखरने की ओर बढ़ रही है? क्या ये तीसरा मोर्चा पार्टी के लिए नई मुसीबत बन जाएगा, या फिर इसे भी किसी तरह मैनेज कर लिया जाएगा? दोस्तों लेकिन एक बात तय है, अब मामला शांत नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय, और आप देख रहे थे मेरे साथ भारत टाइम्स न्यूज़। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।